हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक्स और इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है लेसन नंबर 7 का इंट्रोडक्शन, यानी कि स्पेसिफिकेशन बाइज क्या होता है उसको हम शुरू करने वाले हैं इस कंप्लीट सीरीज, मतलब इस कंप्लीट लेसन के अंदर। अब तक के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जैसे अब तक वो वीडियोस ना देखी हो पहले जाके वो वीडियोस देख लेना। और हमेशा ही कोशिश किया करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारा चैप्टर है वो है स्पेसिफिकेशन बाइज, यानी कि लेसन नंबर 7, और ये इस कंप्लीट सीरीज का आखिरी चैप्टर होने वाला है। और मात्र 4 से 5 वीडियोस में भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, वही प्रीवियस ईयर के या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से पहले वो समझते हैं, यानी कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा पहले वो समझते हैं। पहला जो हमारा है वो है अंडरस्टैंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू वोलेशन ऑफ अजम्पशन ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन एंड नो स्पेसिफिकेशन एरर्स इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है, यानी कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम असम्पशन को वॉयलेट कर देते हैं किसी भी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल नो ऑटो कोरिलेशन, नो स्पेसिफिकेशन एरर्स इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। यानी कि हमें ये समझना होगा कि अगर हम किसी भी असम्पशन को वॉयलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल नो हेटेरोस्केडासिटी, नो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन, अगर हम इस जो असम्पशंस हैं अगर हम इनको वॉयलेट करते हैं तो उसका फर्क क्या पड़ता है हमारे रिग्रेशन मॉडल पे, वो हमें समझना होगा। और उस प्रॉब्लम की नेचर क्या है वो भी समझनी होगी, ताकि पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, हाउ टू डायग्नोज दीज इश्यूज थ्रू स्टैटिस्टिकल टेस्ट, यानी कि कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमें स्टडी करने होंगे जिनके जरिए हम इन इश्यूज को डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि इन इश्यूज को समझ सकते हैं। तो हमें वो टेस्ट सीखने होंगे। तीसरा, अंडरस्टैंड इंपैक्ट ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इन्फ्रेंसेस इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ दीज असम्पशंस। मतलब अगर हम गलती से भी किसी भी असम्पशन को वॉयलेट कर देते हैं तो उसका हमारा जो रिजल्ट आएगा, इन्फ्रेंसेस जो आएंगे किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड के, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो रिग्रेशन मॉडल रिलायबल होगा नहीं होगा, सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा, रेलिवेंट होगा नहीं होगा, ये सारी बातों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, अंडरस्टैंड इंपैक्ट ऑन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये वैलिड होगा या नहीं होगा, रिलायबल होगा या नहीं होगा, ऑफ डिफरेंसेस इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ दीज असम्पशंस। फोर्थ जो पॉइंट है वो हमारा है, एक्समाइन द रेमेडीज अवेलेबल टू एलिविएट दीज प्रॉब्लम्स। अगर हमें ये प्रॉब्लम एलिविएट करनी है, इनकी गायब करनी है, हटा देनी है या फिर खत्म करनी है, तो उसकी रेमेडीज कौन कौन सी होने वाली है वो हम समझेंगे इसके अंदर। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इंट्रो शुरू करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन बायस अकर्स व्हेन मॉडल और एनालिसिस यूज्ड इन रिसर्च और डिसीजन मेकिंग इज नॉट एडिक्वेटली डिजाइंड टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड फेनोमेनन अंडर स्टडी। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशन बायस जो है वो हमारा जब आता है जब हम कोई भी मॉडल, कोई भी एनालिसिस, कोई भी रिसर्च ऐसा कर दें जो बिल्कुल फंडामेंटल इन्वायरमेंट के ऊपर फिट नहीं बैठेगा, यानी कि जो स्टडी है वो खराब है, वो किसी काम की नहीं है, वो किसी भी जगह यूज नहीं की जा सकती। क्योंकि हम सब जानते हैं इकोनॉमिक्स हो चाहे वो इकोनोमेट्रिक्स हो चाहे वो स्टैट्स हो, हमने इसको बनाया इसलिए ताकि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील कर पाए। और अगर आपने कोई भी एनालिसिस करी, कोई भी रिसर्च करी और उसे आप रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, तो उस मेथड को आपने जो रिसर्च है वो सारा टाइम बर्बाद कर दिया, जो भी पैसा लगाया होगा वो ही बर्बाद कर दिया, यानी कि वो डाटा किसी भी तरह किसी भी काम का नहीं है, ना ही वो मॉडल किसी काम का है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो स्पेसिफिकेशन बायस अकर्स व्हेन मॉडल और एनालिसिस यूज्ड इन रिसर्च और डिसीजन मेकिंग इज नॉट एडिक्वेटली डिजाइंड टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड फेनोमेनन अंडर स्टडी। यानी कि अगर आप कुछ रूल्स वॉयलेट कर देते हो, कुछ चीजें गलत कर देते हो, कुछ असम्पशंस फॉलो नहीं करते हो, इसका मतलब जो भी आपने स्टडी की है वो किसी काम की नहीं है, वो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं की जा सकती। दिस बायस अराइजेस ड्यू टू फ्लॉज इन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं। अगर मान लो हम सब लोग कहीं ना कहीं हर चीज को लेके कुछ मॉडल बना के चलते हैं, लेकिन अगर जैसे कि बिजनेस का ही मॉडल होता है, अगर मान लो उसमें कोई किसी तरह के फ्लॉज हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं उस बिजनेस के फेल होने के।
है ना। ऐसे ही जब हम रिग्रेशन मॉडल्स को यूज करते हैं रियल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेनन से डील करने के लिए, लेकिन दिक्कत है कि उसमें कुछ फ्लॉज है, तो वो रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं होंगे, और आपने अप्लाई कर भी दिए तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे, काफी फॉल्स आएंगे, जो आपने सोचा था वैसा होगा ही नहीं। सोचो आपने एस्टिमेशन लगाया किसी टूल के जरिए फ्यूचर में ये होने वाला है और वैसा नहीं हुआ, तो उसके आपको भारी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसको यूज कहां पे करते हैं, किसी बिजनेस के अंदर, प्रिडिक्शंस के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलतियां होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ड्यू टू फ्लॉज इन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, वेरिएबल्स, अजम्पशंस और फंक्शनल फॉर्म, यानी कि या तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल में फ्लॉ है, वेरिएबल्स में गलती कर रखी है, हो सकता है कोई फालतू के वेरिएबल डाल रखे हो सकता है कुछ ना कुछ वेरिएबल्स जो काम के थे वही गायब है, तो ऐसे मॉडल क्या होते हैं, बेकाम होते हैं, खराब होते हैं। अजम्पशंस हो सकता है आपने कुछ ना कुछ वॉयलेट कर दी हो, जो आप फॉलो नहीं कर रही, जो जरूरी था फॉलो करना। फंक्शनल फॉर्म कैसा है उसका, वो भी दिक्कत दे सकता है आपको। हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन एक्यूरेसी, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी यानी कि वो बिल्कुल सही नहीं होगा, यानी कि एक्यूरेट होने का मतलब है जो बिल्कुल सही हो, सही होने को हम बोलते हैं एक्यूरेट, लेकिन दिक्कत है एक्यूरेसी में फर्क पड़ेगा और उसकी वैलिडिटी भी नहीं होगी, यानी कि वो इनवैलिड हो जाएगा जो मैंने मॉडल बनाया है, अगर आपने ये सारी चीजें की हैं तो। या तो आपके स्ट्रक्चर में फ्लो है, या अपने वेरिएबल्स, या तो कुछ गलत वेरिएबल्स यूज कर लिए, या फिर जो काम के वेरिएबल्स वो हटा दिए, अजम्पशंस को वॉइड कर दिया, फंक्शनल फॉर्म को चेंज कर दिया, उससे ये सारे नुकसान देने को पड़ सकते हैं। वैरायटी ऑफ कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम इकोनॉमिक एनालिसिस, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमें एक्यूरेसी में, वैलिडिटी में, वो भी किसके, कंक्लूजन से जो भी हमने ड्रॉ किए हैं इकोनॉमिक एनालिसिस करके। इसके बाद आता है हमारा रीजंस क्या हैं इसके, यानी कि कौन कौन से रीजंस इसे इंपैक्ट करते हैं वो समझते हैं। पहला हमारा है ओमिटिंग इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, आपने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को हटा दिया। मैंने बोला ना ऊपर ही कि आपने वेरिएबल्स में छेड़छाड़ कर दी, कुछ फालतू के वेरिएबल डाल दिए, जिसके चक्कर में वो लग तो रहा है अच्छा मॉडल, लेकिन दिक्कत है अच्छा है नहीं, क्यों, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है, इनवैलिड है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो omitting important variables or including irrelevant ones can lead a biased estimate and incorrect conclusions। इसका मतलब या तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल को ओमिट कर दिया, भूल गए आप, या फिर इंक्लूड कर दिया इरेलीवेंट को, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है वो फालतू का वेरिएबल डाल दिए, वंस कैन लीड टू अ बायस्ड एस्टिमेट, उससे क्या आएगा, एक बायस्ड एस्टिमेट आएगा जो क्या होगा, सरासर इनकरेक्ट होगा, एंड इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, प्रिडिक्टिंग हाउसिंग प्राइसेस, जैसे मान लो अगर आपको हाउसिंग के एग्जांपल ही हमने कि हाउसिंग, अगर आपको मान लो आपको हाउसिंग के प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना है विदाउट कंसीडरिंग क्रूशियल फैक्टर, और आप उनके फैक्टर पर ध्यान नहीं देते, आपने लोकेशन को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हाउस प्राइसिंग होते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन पे। लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर लोकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी तो हाउसिंग प्राइस आपको महंगे मिलेंगे, लोकेशन आपकी चीप होगी तो आपको हाउसिंग प्राइस भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो फैक्टर पे फर्क पड़ता है, और आपने फैक्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया, जैसे लोकेशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया आपने, स्क्वायर फुटेज को अंडर एस्टिमेट कर दिया, नेबरहुड को अंडर एस्टिमेट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो अफेक्ट कर सकते हैं उसको आपने क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, एक इनएक्यूरेट मॉडल तैयार होगा। यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम उसको इकोनॉमिक्स में से हटा नहीं सकते, जैसे हर चीज के लिए कुछ ना कुछ क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिमांड बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है, सप्लाई बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो हर एक चीज जो है इकोनॉमिक्स की वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और आपने अगर एक भी फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया तो कहीं ना कहीं उसके कंसीक्वेंसेस जो है मॉडल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से इररिलेवेंट है रियल लाइफ में अप्लाई करने में। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है दूसरा, वो क्या आता है, स्पेसिफिकेशन बायस माइट इन्वॉल्व अजम्पशंस अबाउट फंक्शनल फॉर्म, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो स्पेसिफिकेशन बायस है वो क्या करता है, कुछ अजम्पशन को इन्वॉल्व कर लेता है अबाउट फंक्शनल फॉर्म, किसको लेके, फंक्शनल फॉर्म को लेके, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, और किन के बीच में, जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, उनको लेके। If assumed relationship does not match to relationship in data, अगर मान लो जो भी assumed relationship है वो मैच नहीं कर रही असली रिलेशनशिप से, मतलब क्या, आपने दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप सेट कर दी, लेकिन दिक्कत क्या है कि रियलिटी में रिलेशनशिप थी ही नहीं, उसका उल्टा था कुछ, तो आपका मॉडल क्या हो गया, पूरी तरीके से खराब हो गया, किसी काम का नहीं है, इररिलेवेंट है, इनवैलिड हो जाएगा उसी टाइम पे। इन डाटा मॉडल्स प्रेडिक्शंस और इन्फ्रेंसेस भी फ्लॉड, तो जो भी आपके मॉडल से प्रेडिक्शंस आएगी, इन्फ्रेंसेस आएगी, वो सब क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसमें फ्लॉ निकल के आने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, सपोज करो आपने माना कि ये एक मॉडल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दोनों आपस में लीनियरी क्या है, रिलेशनशिप में है, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप में है बिटवीन टू वेरिएबल्स,
व्हेन रिलेशनशिप इज एक्चुअली नॉन लीनियर इंट्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट बायस। लेकिन एक्चुअली में क्या था कि जो रिलेशनशिप थी वो आप तो बड़े लीनियर है, आप उसे लीनियर की तरह ट्रीट कर रहे हो रिलेशन मॉडल के अंदर, लेकिन असली में क्या है, नॉन लीनियर है। इंट्रोड्यूस अ इनसिग्निफिकेंट बायस, उससे भी क्या हो जाएगा, एक इनसिग्निफिकेंट बायस क्रिएट होगा। यानी कि हमने ये समझा कि जब हम किसी भी मॉडल को बनाते हैं, रिग्रेशन मॉडल को बनाते हैं और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हमें कुछ फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स, उनका फंक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है, या फिर जो क्या नाम है अजम्पशंस है वो कोरिलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है कि वो मॉडल जो है फुल्ली एक्यूरेट हो, क्योंकि जितना इनएक्यूरेट मॉडल होगा उसका रिजल्ट भी उतना गंदा आएगा और उसका इंपैक्ट भी उतना बड़ा पड़ेगा। और डिपेंड करो, सोचो आपने कोई रिलेशन मॉडल बनाया और उसको आप यूज कर रहे हो कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन दिक्कत क्या है, उस प्रॉब्लम को वो इंक्रीज कर देगा सॉल्व करने के बजाय। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर फ्लॉज देखने को मिलते हैं तो। इसलिए जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, खासकर रिलेशन मॉडल, हम उसे हर पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, और वही हम सीखने वाले हैं स्पेसिफिकेशन बायस के अंदर। तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के ऊपर। मेरे हिसाब से 4 वीडियोस बनाई जाएंगी जब हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, ठीक है। और हाँ, शेयर भी कर देना उन बच्चों में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट का, ताकि उन बच्चों की भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।